गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं धरणीधर वैष्णव विश्व इतिहास की एक अगली क्लास लेकर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इटली का एकीकरण। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था जर्मनी का एकीकरण। देखिए, एक चीज बता देता हूं, लगभग ज्यादातर टॉपिक्स क्या होता है, थोड़े बड़े होने के कारण उनका दो पार्ट में मैं वीडियो बना रहा हूं। तो जहां पहला वीडियो उसी के साथ मैं लिंक शेयर करता हूं सेकंड वीडियो का, तो ऐसी समस्या ना हो। फिर भी समस्या आती है तो आप कमेंट्स कीजिए या फिर सर्च कर लीजिए। चलिए बात करते हैं हम इटली के एकीकरण की। जर्मनी का एकीकरण हम पढ़ चुके थे, उसी के लगभग समानांतर चलता है इटली का एकीकरण, वही समय है लगभग, और वैसे ही जैसे जर्मनी का एकीकरण हुआ वैसे ही इसके कुछ चरण होंगे। तो देखिए, जैसे हमने पढ़ा था जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान था, इटली के एकीकरण में वो योगदान होगा कावूर या कैवूर का। कांट कैमिलो कावूर पूरा नाम है, इनका वही योगदान है जो बिस्मार्क का था। अब देखिए, इस यूरोप में इटली भी कहां पर है, यूरोप महाद्वीप में है। उस समय की जो कंडीशन थी जब एकीकरण समय चल रहा था, लगभग 19वीं शताब्दी 1850 ईस्वी के आसपास का जो समय था, उस समय नेपोलियन समाप्त हो चुका था। नेपोलियन 1815 में वाटरलू युद्ध में हार जाता है। उसके बाद जो इटली था, क्योंकि इटली को भी उसने जीत लिया था, तो छोटे छोटे रियासतों में या प्रांतों में बटा हुआ था। कौन? इटली। अब नेपोलियन ने क्या किया, वही काम जो इनको उससे पहले की कंडीशन है, एकीकरण से पहले की। रियासतों में बटा हुआ था, बहुत सी छोटे मोटे राज्य थे, रियासतें थी। इनको नेपोलियन ने जीतकर जैसे जर्मनी के 300 रियासतों को मिलाया, वैसे यहां भी इटली में भी इन्हीं रियासतों को मिलाकर एक कर देता है। और इन रियासतों में देखिए क्या क्या वो चीजें लागू करता है। एक समान तो कानून बना देता है, एक समान क्या कर देता है, कानून लागू कर देता है। साथ में यहां पर जो सामंती व्यवस्था चली आ रही थी, वो सामंती व्यवस्था भंग कर देता है। सामंती व्यवस्था यानी राज परिवार के लोगों के पास कुछ विशेषाधिकार होते थे, वो उसको भंग कर दिया। साथ ही आंतरिक जो व्यापार था, आंतरिक व्यापार था, वो प्रतिबंध कर दिया। किसने? नेपोलियन ने। आंतरिक व्यापार पर भी प्रतिबंध लगा दिया था नेपोलियन ने। इनको एक समान कानून यानी एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। इसका उद्देश्य क्या था? एज ए उपनिवेश, इसको अपने उपनिवेश के रूप में प्रयोग करना चाह रहा था नेपोलियन। किसको? इटली को। इटली को एक उपनिवेश के रूप में प्रयोग करने की जैसे ही विजय के बाद उसने प्रयास किया, तो यहां पर राष्ट्रवादी भावना उठ खड़ी हुई। कहां पर? इटली में। राष्ट्रवादी भावना मतलब अपने देश के प्रति समर्पण, या यूं कहे देश के प्रति सर्वोच्च निष्ठा की भावना यहां पर इटली में उठ खड़ी होती है, और वो नेपोलियन के अगेंस्ट हो जाते हैं। हालांकि यहां पर सब कुछ नहीं हो पाया, यहां एकीकरण नहीं हुआ, क्योंकि ये कुछ लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि 1815 में नेपोलियन खत्म हो चुका था और एकीकरण होगा 1870 तक जाकर। किंतु ये एक पृष्ठभूमि थी, राष्ट्रवादी भावना शुरुआत हो चुकी थी। जिसे भारत के संदर्भ में बात करें तो 1857 में जो क्रांति हुई, वहां से ऐसी भावना हुई कि हमें अपने अंग्रेजी शासन से या इस विदेशी शासन से हमें मुक्ति पानी है। वही यहाँ पर ये राष्ट्रवादी भावना उत्पन्न हो जाती है। अब देखिए, ये नेपोलियन ये काम कर चुका था। अब यहां भी वही बात, जैसे फ्रांसीसी विद्वान लिपान ने जर्मनी के लिए कहा था कि नेपोलियन के द्वारा वो एक मजाकों में से एक है कि जर्मनी का एकीकरण किया। यहाँ इटली के लिए भी मेरियट नामक इतिहासकार है। कौन है? मेरियट। मेरियट का कहना है कि नेपोलियन प्रथम व्यक्ति था जिसने इटली को एकता प्रदान की। क्या कहा मेरियट ने? कि नेपोलियन प्रथम व्यक्ति था जिसने क्या किया? इटली को एकता प्रदान की। ऐसा कौन कहता है? एकता प्रदान की। ऐसा कहने वाला विद्वान है मेरियट। उनका कहना है कि नेपोलियन ने ही संभवतः इटली का एकीकरण पूरा कर दिया था। अब देखिए, नेपोलियन के करने से तो हुआ नहीं। नेपोलियन तो एक जीत के अपने साम्राज्य में लाने की कोशिश की थी, एकीकरण तो बाद में होगा। किस तरह से होगा वो देखते हैं। जो यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, वहां पर इटली स्थित है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में टांग के आकार में, मैप में कभी देखो तो टांग के आकार में इटली का नक्शा बना हुआ है।
इस तरह से पैर का आकार है, थोड़ा सा मिलता जुलता ही है हमें समझने की दृष्टि से। भूमध्य सागर है दोनों तरफ, तीनों तरफ, और इधर भूमध्य सागर के पार अफ्रीका महाद्वीप है, उत्तर जर्मनी है, इधर इंग्लैंड, फ्रांस, ये कुछ देश स्थित हैं। अब जो नेपोलियन था, इनमें जो रियासतें थी उनको जीतकर एक कर देता है। तो इनमें जो कुछ प्रदेश थे महत्वपूर्ण, देखिए मध्य में तो रोम था, इधर नेपल्स और सिसिली था, नेपल्स और सिसिली के प्रांत थे दक्षिण में, इधर सार्डिनिया जिसके नेतृत्व में एकीकरण पूरा होगा, लोम्बार्डी वेनेसिया भी उत्तर में थे, लोम्बार्डी और वेनेसिया भी उत्तर में थे। मध्य या उत्तर मध्य में कुछ और राज्य थे जिनमें परमा, मेडोना, टस्कनी, ये कुछ मुख्य प्रांत थे जो मध्य में स्थित थे। लोम्बार्डी वेनेसिया सार्डिनिया उत्तर में थे, मध्य में परमा, मेडोना, टस्कनी और रोम, इसके अलावा बोलोग्ना भी यहां पर था, और दक्षिण में नेपल्स और सिसिली के प्रांत थे। तो इनको सबको जीतकर देखो किस तरह से एकीकरण होता है, और एकीकरण करने वाला ये सार्डिनिया पिडमांट, एक ही बात है, एकीकरण करने वाला कौन था? सार्डिनिया पिडमांट, यहीं का कैवूर था और यहीं का शासक जिसने इस संपूर्ण इटली को बाद में 1870 तक एकीकरण पूर्ण करता है। तो देखिए कुछ समस्याएं भी हैं और कुछ सहायक तत्व भी बनेंगे एकीकरण में। तो जो समस्याएं हैं वही नंबर 1 जो समस्या की बात करें तो जो एकीकरण में जो बाधाएं थी या समस्याएं थी वो था ऑस्ट्रिया, बाधाएं कह सकते हैं या समस्याएं कह सकते हैं। तो नंबर 1 समस्या थी वो थी ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रिया क्या था? जो भी अभी हमने देखा, लोम्बार्डी और वेनेसिया के जो उत्तर में प्रदेश थे, कौन कौन से? लोम्बार्डी और वेनेसिया, ये दोनों तो क्या थे? ऑस्ट्रिया के सीधे अधिकार में थे, सीधे कंट्रोल में थे। इन पर सीधा अधिकार किसका था? ऑस्ट्रिया का था। साथ में जो और मध्य के प्रांत थे जिनमें मेडोना, टस्कनी, परमा, दो पे, परमा पे नहीं, इन दो की बात करें तो ऑस्ट्रिया के राजकुमारों का अधिकार था। ऑस्ट्रिया के क्या थे? राजकुमारों ने इन पर अधिकार कर रखा था। तो पहली समस्या तो ये थी कि इतने सारे प्रांतों को कैसे मिलाया जाए। हालांकि और भी प्रांत थे पर मुख्य प्रांत मैंने जो बताए मध्य में, उत्तर में और दक्षिण में, यही मुख्य थे। बाकी प्रांत तो और भी बटे हुए थे। नंबर 2 जो बात करें समस्या थी वो थी पोप, क्योंकि पोप ने रोम में अधिकार कर रखा था और बाद में रोम इटली की एकीकृत इटली की राजधानी बनेगा। नंबर 3 बात करें एकीकरण में जो बाधा थी वो इटली स्वयं था, क्योंकि इटली की 3 इकाइयां बटी हुई थी। अभी भी हमने देखा इटली क्या है? 3 इकाइयों में बटा हुआ था। इटली 3 इकाइयों में बटा हुआ था। नंबर 4 जो बात करें समस्या की, तो जो चौथी समस्या है यहां पर, नंबर 4 समस्या है वो है यहां की सामंती और कुलीन प्रथा। कौन सी प्रथा? सामंती प्रथा। और जो कुलीन लोग थे वो क्या समस्या बने हुए थे? क्योंकि नेपोलियन के बाद इनकी समाप्ति हो चुकी थी, तो सामंत लोग तो अपनी सामंतवादी व्यवस्था को और कुलीन लोग जमींदारी प्रथा को पुनः लागू करना चाह रहे थे। कुलीन और सामंत ये अपने वापस अधिकार पाना चाह रहे थे, क्योंकि नेपोलियन ने इनको सब कुछ ये सामंती और कुलीन प्रथा खत्म कर दी थी। नंबर 5वीं जो समस्या थी वो इन जो छोटे छोटे राज्य थे उनमें राष्ट्रीय चेतना का अभाव था। पहले चेतना आने के बाद ही तो एकीकरण हुआ, पर शुरुआत में जो एकीकरण में बाधा थी वो अभाव था, ये अपने आप में स्वतंत्र रहना चाह रहे थे। नंबर 6 बात करें एकीकरण में बाधा थी तो वो यहाँ की कुछ विचारधाराएं थी। कैसी विचारधाराएं? कुछ राजतंत्र, कुछ जनतंत्र और कुछ स्वतंत्र। तो जो विचारधाराओं में पहली विचारधारा थी वो तो थी मेजिनी और गैरिबाल्डी की, जो हम बाद में पढ़ेंगे। नंबर 1 तो मेजिनी और दूसरा गैरिबाल्डी। ये दोनों चाहते थे कि क्या चाहते थे कि इटली में क्या हो? गणराज्य की स्थापना हो, यानी गणराज्य।
गणराज्य क्या होता है? जहां शासन का प्रमुख जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, राष्ट्रपति कहें तो। भारत भी एक गणराज्य है, क्योंकि भारत में भी राष्ट्रपति जो है जनता द्वारा, जो सर्वोच्च व्यक्ति है भारत का, वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। नंबर 2, दूसरी विचारधारा जियोबल्टी था। जियोबल्टी जो था वो चाहता था कि इटली का एकीकरण ऐसा ना हो, बल्कि जो जितने भी राज्य हैं वो पोप के अधीन संगठित हो जाएं, पोप के अधीनता में इकट्ठे हो जाएं। अधीनता में वो क्या हो? अधीनता में एकीकृत होकर रहें। इसके अलावा काउर भी था। नंबर 3 जो बात करें वो कैऊर था। वो चाहता था सार्डिनिया के नेतृत्व में राजतंत्र की स्थापना इटली में हो। वो कौन था? कैऊर या काउर। वो चाहता था कि सार्डिनिया के नेतृत्व में राजतंत्र की स्थापना हो। ये कुछ बाधाएं थी। अब देखिए बाधाओं के बाद देखिए वापस देखिए, ऑस्ट्रिया था, लोम्बार्डी और वेनेसिया पे सीधे अधिकार कर रखा था। परमा मेडोना टस्कनी पर यहाँ के राजकुमारों का अधिकार था। पोप रोम में बैठा हुआ था। इटली खुद 3 इकाइयों में बटा हुआ था, उत्तर, मध्य और दक्षिणी में। सामंती व्यवस्था थी, जो वापस सामंती व्यवस्था की स्थापना करना चाह रहे थे नेपोलियन की खत्म के बाद में। जमींदार वापस अपनी जब अधिकार प्राप्त करना चाह रहे थे। राष्ट्रीय चेतना का अभाव था और 3 विचारधाराएं यहाँ पर फल फूल रही थी। देखिए ये सारी की सारी समस्याएं होने के बावजूद अब एकीकरण हुआ है, तो कुछ सहायक तत्व भी तो होंगे ही, क्योंकि इतनी बाधाएं हमने देख ली। तो बाधाओं की जरूरत होती है, बाधाओं के कारण एकीकरण नहीं हुआ। बाधाएं तो आती है, पर उन बाधाओं को पार करके ऐसे कुछ सहायक तत्व थे, ऐसे कुछ सहायक तत्व बने जिसके कारण से एकीकरण पूरा होता है। अब वो सहायक तत्व देखिए क्या क्या थे। नंबर 1, यहां पर एक कार्बोनरी संस्था बनी सबसे पहले। कौन सी संस्था? कार्बोनरी संस्था बहुत पहले बन चुकी थी 1810 में। और कहा बनी? नेपल्स में, जो हमने नीचे वाला दक्षिण में देखा था, नेपल्स में कार्बोनरी संस्था बन गई। इस कार्बोनरी संस्था का उद्देश्य था, उद्देश्य तो एकीकरण ही था, पर वास्तव में इसने जो अपना मोटो रखा था या अपना जो ध्येय वाक्य रखा था वो था विदेशियों को इटली से बाहर निकालना। और विदेशी कौन थे? ऑस्ट्रिया के लोग। विदेशियों को इटली से बाहर निकालना। प्रश्न यहां से बन सकता है क्योंकि आया हुआ भी है। कार्बोनरी संस्था की स्थापना कब और कहां हुई? 1810 नेपल्स। क्या उद्देश्य था? विदेशियों को इटली से बाहर निकालना। साथ ही एक और था, वैधानिक स्वतंत्रता की स्थापना करना। वैधानिक मतलब कानूनी रूप से स्वतंत्रता की यहां पर स्थापना करना। ये किसका उद्देश्य था? इस कार्बोनरी संस्था के। ये 2 इसके मुख्य उद्देश्य थे। नंबर 2 जो बात करें, इसके बाद एक और संगठन बनता है, ये फेल हो जाता है, लंबे समय तक नहीं चल पाता है, तो यंग इटली या युवा इटली, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यंग इटली महत्वपूर्ण इसलिए है, मेजिनी ने ये संस्था बनाई थी, ये संगठन बनाया था मेजिनी। युवा इटली या यंग इटली किसके द्वारा बनाया गया था? मेजिनी के द्वारा। कब बनाया गया? 1831 में ये संगठन बनता है। अब मेजिनी, देखो मेजिनी को देवदूत भी कहा जाता था, क्रांति का अग्रदूत। इस मेजिनी को क्या कहते थे? देवदूत, क्योंकि इतना लोगों में प्रचार किया इटली के एकीकरण का, किसको? देवदूत। और क्रांति का क्या कहा? अग्रदूत। हालांकि क्रांति नहीं हुई, पर इसको एकीकरण का अग्रदूत या क्रांति का, और साथ में देवदूत भी इसको कहा जाता है। मेजिनी का विचार था, क्या विचार था? मेजिनी सोचता था कि इटली का जो एकीकरण है वो नवयुवक ही कर सकते हैं। और देखिए वास्तविकता है, जवान ही काम कर सकते हैं। बुजुर्गों में क्या होता है, धीरे धीरे विवेक आ जाता है, वो अपने आप में धैर्य धारण करने वाले हो जाते हैं। क्योंकि नवयुवक यहाँ पर जोशीले होते हैं, उत्तेजित होते हैं, वो हर काम कर सकते हैं जो वो सोचते हैं, यानी उनमें शारीरिक बल होता है, इसलिए वो काम करते हैं। तो मेजिनी का कहना था कि जो नेतृत्व है वो नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो। जो नेतृत्व है नवयुवकों के हाथ में दे दो, जो नए युवक बन रहे हैं
नवयुवकों के हाथ में दे दो। ऐसा किसने कहा? मेजिनी ने कहा, क्योंकि उनमें असीम शक्ति छिपी होती है। उनमें क्या होती है? उनमें असीम शक्ति होती है और वास्तव में होती भी है। असीम शक्ति होती है नवयुवकों के हाथ में, तभी तो आर्मी में जाते हैं। कोई बात नहीं, तो ताकत है। दूसरा, इसके कुछ नारे भी थे। इस जो यंग इटली संगठन था, इसने नारे दिए थे, 3 नारे जो हमें याद रखने जरूरी हैं। नंबर 1, 3 नारे थे। परमात्मा में विश्वास रखो। क्या था? परमात्मा में विश्वास रखो। रखना भी चाहिए, जरूरी है। और परमात्मा से ज्यादा तो खुद पे रखना चाहिए आदमी को, जरूरी है। स्वयं पर विश्वास होगा तो हम वो हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। नंबर 2, परमात्मा के बजाय मैं तो ये कहता हूं, क्योंकि अपनी अपनी विचारधारा है। स्वयं पर विश्वास करो, तुम हर वो चीज हासिल कर सकते हो जो तुम दिमाग से सोचते हो। नंबर 2, जो दूसरा नारा था वो था सब भाइयों को एक साथ मिलाओ। सब भाई कहां है? इटली में। सब भाइयों को एक साथ मिलाओ, ये भी इसका दूसरा नारा था। ये तो ठीक है, भाइयों को तो एक होना ही चाहिए। नंबर 3, अब अंत में क्या करना है? इटली को मुक्त करो। क्या कर दो तीसरे नारे में? इटली को मुक्त करो। ये इस यंग इटली और मेजिनी का उद्देश्य था, इटली का एकीकरण करने का। 1831 में यंग इटली की स्थापना करता है। देवदूत क्रांति का अग्रदूत भी कहते हैं। कहना था इसका कि नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो, उनमें असीम शक्ति छिपी होती है। नारे थे परमात्मा में विश्वास करो, सब भाइयों को एक साथ मिलाओ और इटली को मुक्त करो। इसके बाद देखो जो आएगा, क्रांति का मुख्य आदमी, एकीकरण करने वाला मुख्य आदमी। क्रांति नहीं है, इटली में कोई क्रांति नहीं हुई है, इटली में एकीकरण हुआ है। तो जो नंबर 3 हम बात करने वाले हैं, नंबर 3, वो है कावूर के बारे में। काउंट कैमुलो कावूर पूरा नाम है। क्या नाम है? काउंट कैमिलो कावूर। कावूर भी कह सकते हैं, हम कावूर लिख देते हैं। कावूर देखो, एक पहले नौकरी करता था सेना में, इंजीनियर था। क्या था? इंजीनियर। कहां पर? सेना में। बाद में इस सेना में इंजीनियर रहते हुए इंग्लैंड जाता है, इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली का अध्ययन करता है और अध्ययन करने के बाद पाता है कि जो इटली का एकीकरण है वो सार्डिनिया पिडमांट का राज्य कर सकता है। एक ही बात है, सार्डिनिया पिडमांट ही कर सकता है संसदीय प्रणाली का अध्ययन करने के बाद, क्योंकि वहां पर सम्राट सर्वोच्च होता है इंग्लैंड में जाता है, इंग्लैंड से संसदीय प्रणाली का अध्ययन करता है, पाता है कि हाँ ये व्यवस्था, शासन व्यवस्था सही है। सार्डिनिया पिडमांट के नेतृत्व में हमें एक संसदीय प्रणाली की स्थापना करनी होगी जहां शासक सर्वप्रमुख होगा। अब देखिए इस क्रम में जो सार्डिनिया पिडमांट का जो शासक है वो क्या करता है, यहां पर इस काबूल को अपने शासन में जगह देता है। यानी जो विक्टर इमानुअल था वो इसको यूं कह सकते हैं कि संसद में, या जो उस समय जो प्रतिनिधि सभा चली करती थी वहां पर स्थान देता है। और स्थान देने के बाद बात है ये 1847 की। कब की है? 1847 में संसदीय प्रणाली में ये जो संसद में शामिल हो जाता है, सदस्य बन जाता है और 47 में वित्त और उद्योग मंत्री बना दिया जाता है विक्टर इमानुअल द्वारा। वित्त व उद्योग मंत्री। देखिए सार्डिनिया का जो शासक था अभी बताया ना, भूल गए, विक्टर इमानुअल था। विक्टर कौन था? इमानुअल, याद रखना। इसी के नेतृत्व में संपूर्ण इटली का एकीकरण होगा। और 47 के बाद कावूर जो है 1852 में वित्त मंत्री बनता है। योग्यता से प्रभावित होकर 1852 में ये पीएम बन जाता है, प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है, चांसलर बन जाता है। कहां का? इटली का। और सारी की सारी ताकत, यूं कहे ताकत नहीं कह सकते पर कूटनीति और जो करता धरता है वो कावूर बन जाता है। कावूर अच्छा जैसे बिस्मार्क था वैसा ही यहां पर इटली में कावूर काम करता है।
इसका भी कुछ विचार थे। नंबर 1 विचार थे कि एकीकरण कौन कर सकता है, सार्डिनिया पिडमांट के नेतृत्व में ही इटली का एकीकरण हो सकता है, पहली इसकी विचारधारा थी। नंबर 1 विचारधारा क्या है, सार्डिनिया पिडमांट के नेतृत्व में इटली का एकीकरण पूरा हो सकता है। नंबर 2 जो इसकी बात थी वो थी ऑस्ट्रिया बड़ा बाधक है। एकीकरण में सबसे बड़ी समस्या क्या है, ऑस्ट्रिया। एकीकरण में बाधक था कौन, ऑस्ट्रिया। 2 बात हो गई। और साथ में वो ये सोचता था कि इस ऑस्ट्रिया को हम बिना विदेशी सहायता के बाहर नहीं निकाल सकते, किसी दूसरे देश की सहायता चाहिए होगी ऑस्ट्रिया को बाहर निकालने के लिए। 2 बात हो गई। नंबर 1 तो सार्डिनिया पिडमांट के नेतृत्व में करना चाह रहा था इटली का एकीकरण। दूसरी बात, ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक है और उसको बाहर तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हमें विदेशी सहायता प्राप्त नहीं हो सकती। तो अब मौका मिल गया काबूल को इस इटली की समस्या का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का। अंतर्राष्ट्रीयकरण क्या होता है, ये चाहता था कि ये सबके सामने हो, ये जो बात है इटली के एकीकरण की जो समस्या है सभी दुनिया के सामने होगी, तो सहानुभूति हमारे साथ होगी, और युद्ध होगा तो वो सहानुभूति हमारे साथ बाकी देशों की होगी। तो इस दिशा में वो सबसे पहले प्रयास करता है। और देखिए क्या प्रयास करता है, यहां तक हम काबूल के बारे में पढ़ चुके, इंजीनियर था, सार्डिनिया पिडमांट का प्रधानमंत्री बन जाता है वित्त मंत्री के बाद में, और इसी सोचता है कि सार्डिनिया पिडमांट एकीकरण कर सकता है। अब देखिए राष्ट्रीयकरण ये किस तरह से करता है, एकीकरण में इटली की समस्या का ये राष्ट्रीयकरण किस प्रकार करता है। 1853 से 56 देखिए, अब सारे तत्व पूरे हो चुके हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं एकीकरण की तरफ। 1853 से लेकर 56 में क्रीमिया युद्ध चला था। कौन सा युद्ध, क्रीमिया युद्ध, जिसमें एक तरफ तो ब्रिटेन, हम यो कह सकते हैं फ्रांस मुख्य ताकत, तुर्की, ऑस्ट्रिया और साथ में ब्रिटेन भी कुछ हद तक शामिल था, और बाद में सार्डिनिया भी शामिल होगा, जिसके बारे में हम देखेंगे किस तरह से शामिल होगा। ये सारे के सारे मिलकर आक्रमण करते हैं किसके खिलाफ, और रूस, क्रीमिया युद्ध, और एक तरफ रूस है क्रीमिया युद्ध में 1853 से 56 के मध्य में। ये जब ये युद्ध कर रहे थे तो सार्डिनिया सोचता है कि ये पक्का युद्ध में विजयी होंगे, तो क्यों ना मैं अपनी सेना भी इनके साथ मिला दूं, तो मैं युद्ध के उपरांत मेरा भी कुछ भला हो सकता है, फायदा हो सकता है। तो 10,000 कितने 10,000 सैनिक कौन भेज देता है, काबूल भेज देता है इस युद्ध में इनकी तरफ से। किसके खिलाफ, रूस के खिलाफ। रूस युद्ध में हार जाता है। युद्ध के बाद में 1856 में सम्मेलन बुलाया जाता है। 1856 में कौन सा सम्मेलन, पेरिस सम्मेलन। पेरिस सम्मेलन में ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि सार्डिनिया भी शामिल हो। कौन नहीं चाहता था, ऑस्ट्रिया, क्योंकि ये आएगा तो समस्या उत्पन्न करेगा मेरे लिए। किंतु ना चाहते हुए भी फ्रांस ने इसको आमंत्रित किया सार्डिनिया को। सार्डिनिया यहां पर आता है और अपनी जो समस्या है, अपनी जो परेशानी है, वो यहां पर अंतर्राष्ट्रीय इन देशों के सामने रखता है कि हमारा एकीकरण में ये सबसे बड़ी बाधा जो है वो है ऑस्ट्रिया, तो इससे हमें मुक्ति प्रदान करो। और यहां सुनने वाला कौन था इसकी, फ्रांस था। सार्डिनिया की बात किसने सुनी, फ्रांस ने ये बात सुनी। ठीक है, आगे हम देखेंगे इस बारे में। ये फ्रांस कहता है, आगे हम इस पे विचार करेंगे। इस समय फ्रांस का शासक था नेपोलियन तृतीय। कौन था, नेपोलियन तृतीय, जो कहता है कि बाद में हम इस पे विचार करेंगे। तो इस तरह से जो इटली की समस्या थी उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाता है, जनता के या विश्व के सामने, विश्व पटल पर बाहर आती है कि एकीकरण में हमारे यहाँ बाधा उत्पन्न हो रही है। क्रीमिया युद्ध 1853 से 56 में। अब देखिए इसके बाद जो काबूल है वो यहीं भी नियुक्त था, और क्रीमिया युद्ध के तुरंत बाद 56 में, 1856 की ही बात है, जो नेपोलियन तृतीय था फ्रांस का, वो प्लोम्बियर्स में आता है। एक जगह है प्लोम्बियर्स। प्लोम्बियर्स सार्डिनिया की सीमा के निकट है। सार्डिनिया जो पिडमांट का राज्य था उसके निकट ही था। तो वो नेपोलियन यहां पर छुट्टियां बिताने आता है, घूमने के पर्पज से आता है। यहीं पर विक्टर इमानुएल चला जाता है। कहां का है, सार्डिनिया का, या यूं कहें यहां चला जाता है विक्टर इमानुएल।
अब दोनों के मध्य बातचीत होती है, नेपोलियन और विक्टर इमानुएल के मध्य में। बातचीत होने के बाद यहां पर एक समझौता होता है, यहीं पर प्लोम्बियर, इसलिए इसको प्लोम्बियर समझौता भी कहते हैं। ये प्लोम्बियर समझौता होता है विक्टर इमानुएल सार्डिनिया की और नेपोलियन तृतीय फ्रांस का। नेपोलियन तृतीय कहां का है? फ्रांस का। इन दोनों के मध्य एक समझौता होता है जिसको प्लोम्बियर समझौता कहते हैं। इसकी कुछ शर्तें थी। क्या शर्तें हैं? नंबर 1, पहली शर्त इसने रखी कि देखिए आने वाले टाइम में युद्ध तो पक्का है सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया के मध्य। ऑस्ट्रिया बाधक है तो सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया के मध्य युद्ध होगा। तो जो फ्रांस है इस ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध में, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध जो होगा उस युद्ध में 2 लाख सैनिक देगा, सैनिक सहायता देगा। कौन देगा? फ्रांस। ये बात किसके मध्य हुई? दोनों के मध्य। नंबर 2, दूसरी बात है 2 लाख की तो सेना दे दी, साथ में अब और बाकी राज्यों की बात कर ली कि भाई देखिए नेपल्स और जो सिसिली है, साथ में जो पोप के राज्य हैं, नेपल्स सिसिली तो है ही है, साथ में जो पोप के राज्य हैं वो स्वतंत्र बने रहेंगे। वो क्या रहेंगे? स्वतंत्र रहेंगे। काबुल सोच रहा था या विक्टर इमानुएल सोच रहा था, उनको बाद में देखेंगे। नंबर तीसरी जो एकीकरण में बाधा जो तीसरी शर्त यहां पर वो है, यहां पर युद्ध के बाद में लोम्बार्डी और जो वेनेसिया, लड़ाई इन्हीं को लेकर होती, लोम्बार्डी और वेनेसिया, ये दोनों के दोनों प्रांत किसको मिलेंगे? सार्डिनिया को मिलेंगे युद्ध के बाद में। ये युद्ध के बाद में किसको दिए जाएंगे? ऑस्ट्रिया से लेकर सार्डिनिया को। चौथी जो शर्त थी वो थी सेवाय और नीस के प्रदेशों की। महत्वपूर्ण प्रदेश थे सेवाय व नीस, जहां का गैरिबाल्डी रहने वाला था। वो सेवाय और नीस फ्रांस को दिए जाएंगे। ठीक है, युद्ध में जीतने के बाद अगर हम युद्ध में जीत जाते हैं तो सेवाय और नीस के प्रदेश फ्रांस को दे दिए जाएंगे। अब इसके अलावा जो अंतिम शर्त थी और महत्वपूर्ण शर्त थी वो थे महत्वपूर्ण तो नहीं कह सकते, इस समझौते को दृढ़ता प्रदान करने वाली शर्त कह सकते हैं। विक्टर जो इमानुएल था उसकी पुत्री का विवाह, पुत्री विवाह कर दिया गया प्रिंस जेरोम बोनापार्ट के साथ, जो नेपोलियन का भाई था, फ्रांस के नेपोलियन का। तो इस विवाह संबंध में इसको दृढ़ता प्रदान कर दी। क्या शर्तें थी प्लोम्बियर समझौते की? ऑस्ट्रिया युद्ध में, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध जो सार्डिनिया का युद्ध होगा उसमें फ्रांस और इटली या सार्डिनिया दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे। 2 लाख सैनिक फ्रांस देगा। नेपल सिसिली पोप के स्वतंत्र राज्य बने रहेंगे। लोम्बार्डी और वेनेसिया दोनों सार्डिनिया को मिलेंगे। सेवाय और नीस फ्रांस को मिलेंगे और विक्टर इमानुएल की पुत्री का विवाह कर दिया जाएगा। तो यह था एकीकरण का प्रथम दौर। इसके बाद जो हम देखेंगे एकीकरण में किस तरह से इस एक फ्रांस के विरुद्ध युद्ध होगा और फिर धीरे धीरे आगे अन्य देशों के मध्य युद्ध होता है, जो हम अगली क्लास में। धन्यवाद।